नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर एक टैक्स पेयर के बीच में चर्चा का विषय बना हुआ है कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कैश विड्रॉवल्स आपको अपने आईटीआर में दिखाना जरूरी है या नहीं है। अगर दोस्तों इस बात को लेकर आप असमंजस में हैं कि एक आईटीआर फाइलिंग में कैसे फिट होता है, तो दोस्तों चिंता ना करिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। इस वीडियो में हम आपको आसान और सरल भाषा में समझाएंगे कि ये आईटीआर फाइलिंग में कैसे मदद। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कैश विड्रॉवल्स एंड आईटीआर के बारे में। क्या आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में हर कैश विड्रॉवल की जानकारी देनी होगी? इसका जवाब है नहीं, लेकिन इसमें एक पेच है। कैश विड्रॉवल अपने आप में इनकम नहीं है, इसलिए आपको आईटीआर में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआईएस और फॉर्म 26AS के माध्यम से उच्च यानी कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का लेन देन पर कड़ी नजर रखता है। यह आपकी फाइनेंशियल गतिविधियों का रिपोर्ट कार्ड भी माना जाता है, जिसमें कैश विड्रॉवल या अन्य लेन देन शामिल होते हैं। यदि आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से ज्यादा का कैश विड्रॉवल करते हैं और आपने अपने 3 वर्ष में से किसी भी एक वर्ष में अपना आईटीआर फाइल कर दिया, तो दोस्तों आपका जो टीडीएस है वो 194N के तहत 2% डिडक्ट कर लिया जाएगा। अगला है, यदि आपने पिछले 3 सालों में आईटीआर दाखिल नहीं किया तो यह सीमा घट के 20 लाख हो जाती है। तो 20 लाख से 1 करोड़ के बीच में आपका जो टीडीएस है वो 2% कटेगा और 1 करोड़ से ऊपर विड्रॉ करने पर आपका जो टीडीएस है वो 5% कटेगा। ये टीडीएस कटौती आपके फॉर्म 26AS और एआईएस में दर्ज होती है और आपको यह सुनिश्चित करना होगा आपके आईटीआर से मेल खाती हो। यदि कोई मिसमैच होगा तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के क्लैरिफिकेशन मांग लेगा। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली अपने कैश विड्रॉवल्स अपने आईटीआर में दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो टीडीएस है वो अकाउंट फॉर करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपना रिफंड ले पाए। यदि आपका कोई भी टैक्स लायबिलिटी बन रही है तो वो आपका जो टीडीएस है वो उससे सेट हो। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं एईपीज एंड मनी ट्रांसफर के बारे में। एईपीज आपको आधार नंबर का उपयोग करके माइक्रो एटीएम्स या बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस से खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में धन निकालने या यह स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। दूसरी ओर मनी ट्रांसफर यूपीआई, एनईएफटी, आरटीजीएस या किसी अन्य खाते में नगद जमा के माध्यम से भी हो सकता है। सेक्शन 269 एसटी के तहत एक दिन में लेन देन या उससे संबंधित लेन देन के लिए 2 लाख से अधिक नगद प्राप्त करने या उससे रिलेटेड की सूचना इनकम टैक्स विभाग को दी जाती है। एक फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर मार्च के दौरान बचत खाते में कुल 10 लाख या उससे अधिक जमा को एसएफटी के रूप में दिखाया जाता है और ये आपके एआईएस में भी रिफ्लेक्ट करता है। यदि आप कैश विड्रॉवल या ट्रांसफर के लिए एईपीज का उपयोग कर रहे हैं तो इन्हें रेगुलर कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है। इन्हें आपके आईटीआर में तब तक रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है जब तक कि वो धारा 194N के तहत टीडीएस को ट्रिगर ना करे या एसएफटी का हिस्सा ना हो। हालांकि यदि आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन के लेन देन के बारे में इनकम टैक्स विभाग से नोटिस मिलता है तो आपको अपनी इनकम का सोर्स जरूर बताना होगा। एग्रीकल्चरिस्ट के भुगतान के बारे में क्या है, ये आम सवाल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में रहने वाले या कृषि व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए। अच्छी खबर यह है कि इनकम टैक्स एक्ट की धारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के तहत कृषि इनकम टैक्स फ्री मानी जाती है, बेशर्त वह कुछ शर्तों को पूरा करे, जैसे कि भारत में कृषि के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि से प्राप्त हो। यानी कि आपकी अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो उसके केस में आपको जो इनकम होती है वो यहाँ पर एग्जेम्प्ट मानी जाती है। हालांकि एग्रीकल्चरिस्ट को किए गए भुगतान अगर नगद में है और कुछ सीमाओं से अधिक है तो जांच के दायरे में आ सकती है। यदि आप किसी एग्रीकल्चरिस्ट को 1 महीने में 2 लाख से अधिक नगद भुगतान करते हैं तो इसकी रिपोर्ट सेक्शन 269 एसटी के तहत की जाती है और आपको लेन देन के बराबर जुर्माना देना पड़ सकता है, तब तक कि आप यह साबित ना कर दें कि यह व्यावसायिक कृषि उद्देश्य के लिए किया गया। यानी कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी जो इनकम है वो सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम है और इसके अलावा कोई इनकम नहीं है। यदि आप कोई ट्रेडर है या कमीशन एजेंट है जो आईपीएमसी के अंदर आते हैं और वो पेमेंट आप क्या करते हैं, फार्मर्स को भुगतान करते हैं, तो आपकी जो पेमेंट है वो यहाँ पर सेक्शन 194N के तहत एग्जेम्प्ट मानी जाएगी। ये जो नोटिफिकेशन है ये 70/2019 में आई थी। क्या है, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जिससे कि आपने क्या किया है, फार्मर्स को पेमेंट करी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल टिप्स फॉर आईटीआर फाइलिंग। पहला है चेक योर एआईएस एंड फॉर्म 26AS। आईटीआर फाइल करने से पहले आपको डाउनलोड करना है ई फाइलिंग पोर्टल से। अगर आपके कोई हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है जो आपका आता है कैश विड्रॉवल्स हो या एईपीज हो, यानी कि आपने कोई भी ट्रांसफर किया हो
या मनी ट्रांसफर हो, आप चेक करिए आपके 26AS या AIS में ऐसी कोई ट्रांजैक्शंस आ रही है और इसके ऊपर आपका TDS कटा है या नहीं कटा। दूसरा है रिपोर्ट TDS करेक्टली। अगर आपका TDS कैश विड्रॉवल से डिडक्ट हुआ है तो क्या करिए, आपको अपने ITR में टैक्स पेड के कॉलम में इसको दिखाना पड़ेगा और इसका जो क्रेडिट है वो आपका टैक्स लायबिलिटी से रिड्यूस। तीसरा है एक्सप्लेन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन। अगर आपके AIS में SFT जैसे कैश डिपॉजिट और ट्रांसफर दिखा रहा है 10 लाख से ऊपर का, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको ITR में दिखाना है और एक्सप्लेन करना है कि ये इनकम आपको कहां से आई या आपने जो कैश जमा किया वो कहां से किया। और आपको बताना पड़ेगा आपकी ये बिजनेस इनकम है या आपकी कोई सेविंग्स है और या कोई आपकी एग्रीकल्चर इनकम है। तो चौथा है कीप रिकॉर्ड। दोस्तों आपको बैंक स्टेटमेंट रखनी पड़ेगी, रिसिप्ट रखने पड़ेंगे और आपको इनकम का प्रूफ रखना पड़ेगा लास्ट 6 साल के लिए अगर आपकी स्क्रूटिनी आती है तो। और ये दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीकल्चर पेमेंट के लिए और AEP ट्रांजेक्शन के लिए। दोस्तों पांचवा है फाइल ऑन टाइम। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए ITR 4 की जो ड्यू डेट है वो 15 सितंबर 2025 हो गई है। अगर आपको लेट फीस से बचना है तो 15 सितंबर 2025 तक अपना ITR फाइल। इसके बाद क्या हो सकता है, आपके ऊपर लेट फीस लग सकती है जो कि 1000 और 5000 तक हो सकती है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको मददगार लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली टेक्स्ट टिप ना चूके। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।